Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus, online lectures. Biology, grade 9, lecture number 8, chapter number 4, cells and tissues. Students, bring your biology books, open them and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your biology books. Dear students, today we will discuss following tasks: passage of molecules into and out of the cell, diffusion, facilitated diffusion, osmosis, water balance problem. So first of all, we will discuss about diffusion. What is diffusion and what is this process like? Diffusion is the movement of molecules from an area of higher concentration to the area of lower concentration gradient. यानी कि molecules की movement एक higher concentration gradient से to the area of lower concentration gradient along concentration gradient. यानी कि जहाँ पर molecules excess में मौजूद हैं वहाँ से molecules का move करना toward the lower concentration area जहाँ पर उनकी तादाद कम है. So this is all basically along the concentration gradient. ज़्यादा जगह से ज़्यादा जहाँ पर excess हो किसी चीज़ की वहीं से चीज़ दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो सकती है. ऐसा नहीं है कि जहाँ पर less concentration है molecules की वहाँ से वो higher area की तरफ move करे. So this is all basically along the concentration gradient that says that the area of higher concentration have the molecules that will move toward the area that have the lower concentration of the molecules. So this is known as diffusion. Diffusion is one principal method of movement of substances within cell. विद इन सेल जो सब्सटेंसेस मूव करते हैं ये एक प्रिंसिपल मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है जो कि वो सेल्स फॉलो करते हैं और अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूव करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें इंक्लूड हो सकती है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज एक्सेट्रा कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय द डिफ्यूजन. अब ये सारी चीज़ें जो हैं तमाम तरह जो गैसेस हैं ये डिफ्यूजन के ज़रिए से मूव कर सकती हैं. हायर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ बहुत इजीली मूव करवाई जा सकती हैं. विद इन सेल ये फंक्शन परफॉर्म होता है, सेल इस फंक्शन को परफॉर्म करता है और बहुत इजीली गैसेस को वो डिफ्यूज़ कर सकता है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस फॉर एग्जांपल solid, liquid or gas are in motion when that substance is above 0 degree Kelvin or minus 273 degree centigrade. मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस चाहे वो सॉलिड हों, लिक्विड हों या गैस हों वो मोशन में होते हैं कंटिन्यूसली when that substance when that is above 0 degree Kelvin और minus 273 degree Kelvin. जब वो इन टेम्परेचर्स के अलोंग होता है तो वो कंटिन्यूस मोशन में होता है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, चाहे वो सॉलिड का कोई सब्सटेंस, सॉलिड का मॉलिक्यूल हो, लिक्विड का या गैस का. इन अ सब्सटेंस मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. अब मेजॉरिटी ऑफ द सब्सटेंस में यही फिनोमेना फॉलो किया जाता है, मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. अलोंग देयर आर सम दैट मूव फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, लेकिन उनके साथ ही कुछ ऐसे होते हैं जो लो टू हाई मूव करते हैं यानी अगेंस्ट द concentration gradient. The overall or net movement in thus from high to low concentration eventually the molecule reach a state of equilibrium when they are distributed equally throughout the area. तो अब ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हाई टू लो एरिया मूव करते हैं और ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि लो टू हाई एरिया मूव करते हैं, जब इन सब की मूवमेंट हो रही होती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं. इक्विलिब्रियम मीन्स बोथ द सिचुएशंस और बोथ द रिएक्शंस आर इन इक्वल रेशो और आर इन इक्वल स्टेट, यानी दोनों रिएक्शन बिल्कुल एक ही रेट पे हो रहे हों. अब रिएक्शन यहाँ पर मैंने किसको कहा, यहाँ पर जो मूवमेंट है हाई टू लो मॉलिक्यूल्स की, हाई एरिया टू लो एरिया और लो एरिया टू हाई एरिया जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दिस इज़ बेसिकली अटेन्स इक्विलिब्रियम. और इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर ये दोनों टाइप ऑफ सेल्स जो हैं या दोनों टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. ना कहीं पे कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है ना ही लो रहती है, बल्कि दोनों लेवल्स पर कंसंट्रेशन इनकी सेम हो जाती है. एंड देन वी कैन से दैट दिस सेल अटेन्स अ इक्विलिब्रियम. बिकॉज ऑफ अ सेल डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल डिफ्यूज अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन, द डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब चूँकि
along द ग्रेडियंट काम हो रहा है, along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम हो रहा है। तो अब यहाँ पर सेल कोई भी एनर्जी एक्सपेंड नहीं कर रहा, सेल को एनर्जी लगानी नहीं पड़ रही, वो एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहा कि वो मॉलिक्यूल्स को मूव करवाए। तो हम ये कह सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ डिफ्यूजन कैन बी अ पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव डिफ्यूजन, यानी जहाँ पर एनर्जी यूज़ ना हो तो हम उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव डिफ्यूजन कह सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर फैसिलिटेशन होती है, एनर्जी प्रोवाइड की जा सकती है या किसी भी ऐसे सब्सटेंस को यूज़ किया जा सकता है जो कि उस मूवमेंट को ईजी बना दे। मैनी मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिफ्यूज़ फ्रीली अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ देयर साइज और चार्ज। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो अपने साइज़ या अपने चार्ज की वजह से सेल मेम्ब्रेन से इजीली मूव नहीं कर सकते। तो इस किस्म के सेल्स को मूव करवाने के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन परफॉर्म होती है। व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन moves a substance from higher to lower concentration, the process is called as facilitated diffusion। यानी कि जब डिफ्यूजन करवाने के लिए किसी प्रोटीन की ज़रूरत हो और कोई प्रोटीन यूज़ की जाए डिफ्यूजन के लिए और वो लार्जर सब्सटेंसेस को मूव करवाए फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सच मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू और आउट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब इन सेल्स को अगर सेल से बाहर लेकर आना है या सेल के अंदर ले जाना है तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं उनका सहारा लिया जाता है, उनको यूज़ किया जाता है। और इसी वजह से कि हम वहाँ पर एक असेंस या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से हम इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, यानी सहूलत कार डिफ्यूजन, अगर मैं इसको सिंपल उर्दू वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँ। सो दिस इज़ बेसिकली द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ हायर देन सिंपल डिफ्यूजन। अब चूँकि यही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो इस वजह से इसका जो रेट होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से ज़्यादा होता है। मैनी मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिफ्यूज़ फ्रीली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड चार्ज। तो इस साइज़ एंड चार्ज के ज़्यादा या कम या किसी भी लिहाज से उनकी रेशो चेंज होने की वजह से हम प्रोटीन जो हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सेल उनको यूज़ करेगा और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को परफॉर्म करेगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ आल्सो टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अब इस प्रोसेस में भी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, सो अगेन दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज़ आल्सो नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन। Now you can see a diagram that shows the diffusion and facilitated diffusion through cell membrane। अब आप बुक पे देख सकते हैं पेज नंबर 70 पे आपके पास एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें आपके पास दो लार्जर या कलर्ड जो हैं वो प्रोटीन्स अटैच हैं यहाँ पर, जिनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहेंगे। आपके पास यहाँ पर जो स्लाइड पे पिक्चर आ रही है इसमें पर्पल कलर्ड हैं, ये कलर जस्ट इंडिकेशन के लिए यूज़ किया गया है, तो इट डजेंट मैटर कि वो पर्पल है या येलो है। बेसिकली आपने समझना ये है कि यहाँ पर जो लार्जर प्रोटीन्स यूज़ की गई हैं दीज आर बेसिकली द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट फैसिलिटेट द डिफ्यूजन। और जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स या आपको जो सर्कल जो बबल्स या सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, अब ये आपको ये शो कर रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो स्टार लाइक जो सब्सटेंसेस हैं दे हैव सम चार्ज एंड लार्जर साइज एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। तो इस वजह से इनको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए किसी न किसी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेम्ब्रेन जो है सेल मेम्ब्रेन वो परमेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, वो इजाज़त नहीं देती इन मॉलिक्यूल्स को पास इन होने के लिए, तो उसके लिए भी हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को यूज़ करते हैं। अब सेकंड जो आपके पास ब्लू कलर के बॉल्स दिखाए गए हैं ये डिफ्यूजन शो कर रहे हैं जो कि सिंपल है, एज इट इज़ मॉलिक्यूल्स यहाँ से गुजर जाएंगे, इनके लिए किसी भी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज़ सिंपल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। So we have discussed two type of diffusion, facilitated and simple diffusion. Now we'll discuss about osmosis. Osmosis is the movement of water across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration. अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि solute और solvent क्या होता है। एक solution सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है, ये हम बहुत ज़्यादा अर्ली क्लासेस में पढ़ते आए हैं। सोल्यूट सॉल्वेंट हमने आप लोगों ने 4-5 में इसको पढ़ा है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से लर्न होगा। सोल्यूट जो है
और सॉल्वेंट हमारे पास, सॉल्वेंट मोस्टली लिक्विड होता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि वो लिक्विड ही हो। एंड सोल्यूट, अब हम सिंपल डेफिनेशन जो यूज़ करते हैं वो ये है कि सोल्यूट हम उस चीज़ को कहते हैं, उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि सोल्यूशन में लेस अमाउंट में हो और सॉलिड हो, और सॉल्वेंट उसको कहते हैं जो एक्सेस में हो और लिक्विड हो। लेकिन ऑल द टाइम ये सिचुएशन जो है वो ऑल द टाइम ये सिचुएशन जो है वो कंफर्म नहीं होती कि ये ऐसा ही होगा। सोल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। इसी तरह से सॉल्वेंट भी तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो सब्सटेंस जिसमें हम किसी दूसरे सब्सटेंस को मिक्स करते हैं टू फॉर्म अ सोल्यूशन, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कि वो सब्सटेंस जिसमें किसी दूसरे सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है एक सोल्यूशन बनाने के लिए, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। अगर मैं वाटर की एग्जांपल लूँ और शुगर की एग्जांपल लूँ, अगर हम एक कप ऑफ वाटर में शुगर का एक स्पून डिज़ोल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो अब यहाँ पर शुगर हमारे पास एक सोल्यूट है और वाटर हमारे पास एक सॉल्वेंट है। तो ये हमारे पास मिलकर दोनों एक सोल्यूशन बना देंगे। सो दिस इज़ बेसिकली अ सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट दैट मेक अप अ सोल्यूशन। अब हम आते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। ऑस्मोसिस, अब यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है जो कि अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को बड़े इजीली गुजरने देगी, कुछ मॉलिक्यूल्स को रेजिस्ट करेगी। यानी सेमी परमिएबिलिटी या फुल परमिएबल नहीं है, यानी ये हर मॉलिक्यूल को गुजरने की इजाज़त नहीं देती मेम्ब्रेन। सो this is basically semi-permeability of the membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration। यानी कि ये भी against the gradient है, जहाँ पर less solute होगा वहाँ से molecules move करेंगे और उस एरिया की तरफ जाएंगे जहाँ पर solute की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो। The rules of osmosis can be best understood through the concept of टॉनिसिटी सॉल्यूशंस। टॉनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशंस से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। टॉनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है। अगर हमें ये पता हो तो हम बहुत इजीली ऑस्मोसिस के रूल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो टर्म टॉनिसिटी है रेफर्स टू द रिलेटिव कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड। यानी कि जब आप रिलेटिव कंसनट्रेशन की बात करते हैं कि सोल्यूट की किसी एक सॉल्यूशन में कंसनट्रेशन कितनी है एज कंपेयर टू अदर सोल्यूशन। लेट्स सपोज वी हैव सोल्यूशन ए एंड बी। इफ़ यू डिस्कस दैट व्हाट इज़ द रिलेटिव रेशियो ऑफ सोल्यूट इन solution A as compared to solution B, तो हम ये कहते हैं कि we are discussing about the tonicity. So we have three states. A hypertonic solution have relatively more solute. अब hypertonic का वर्ड है, hyper का वर्ड आप अगर हम की टर्म्स बना लें अपने लिए अपनी आसानी के लिए कि आप इसको याद किस तरीके से कर सकते हैं। अगर hyper का वर्ड आ रहा है तो हाइपर मीन्स हाई, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मोर सोल्यूट है। सो अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन हैव रिलेटिवली मोर सोल्यूट, उसमें ज़्यादा सोल्यूट होता है। हाइपोटोनिक जो आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन हैव लेसर रिलेटिवली लेस सोल्यूट। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक है तो इसमें आपके पास रिलेटिवली लेस सोल्यूट होगा, सोल्यूट की मिकदार कम होगी। आइसोटोनिक, आइसो का वर्ड सेम से रेलिवेंट है, आइसो मीन्स सेम, सो आइसोटोनिक मीन्स द सोल्यूशन दैट हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल है दोनों में। यू कैन सी डायग्राम ऑन द पेज नंबर 70। आपके पास कंसनट्रेटेड हाइपरटोनिक सोल्यूशन दिखाया गया है और साथ ही साथ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके साथ डाइल्यूट हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार कम है और हाइपरटोनिक में ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही ऑस्मोसिस होती है अगेंस्ट द ग्रेडियंट वर्क होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, तो फिर जो पहला वाला पॉइंट था वहाँ पर थोड़ी टॉनिसिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव कर चुके हैं। सो जो ब्लू कलर में दिखाए गए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और जो आपके पास रेड कलर्ड है ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ osmosis. Now we will discuss about the water problems. So first we will discuss water problem. तो अब हम उससे पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा उसमें क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। हमने डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ा। ये तीनों टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो आप एज अ होल फुल टॉपिक को लिखेंगे और जो पॉइंट्स यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं या जिनको हाईलाइट किया हुआ है उनको आप हाईलाइट करेंगे। लेकिन अगर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यू जस्ट पुट अप द डेफिनेशन एंड अ एग्जाम्पल, तो आप उसमें डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल जस्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो
डेफिनेशंस और एग्जांपल जो हैं वो बिल्कुल टॉप लाइंस में लिखी हुई हैं। जैसे डिफ्यूजन की बात करें तो फर्स्ट 2 लाइंस उसकी डेफिनेशन है, एंड अगर हम थर्ड पैराग्राफ में देखें तो गैस एक्सचेंज इन द गिल्स एंड द लंग्स अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो ये आपके पास एग्जांपल आ जाएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अगर देखें तो यहाँ पर जो थर्ड लाइन है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, थर्ड लाइन के मिड से, व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, वहाँ से लेकर आप फोर्थ लाइन पे चले जाएंगे, इस कार्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जाम्पल डेफिनेशन हो जाएगी। ऑस्मोसिस, इसी तरह इसमें आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, वाटर हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस एंड और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आप इसको राइट कर सकते हैं डेफिनेशन, और एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं तो आप इस एग्जांपल को भी राइट कर सकते हैं जो नीचे डायग्राम आपको दिखाई गई है, या जैसे आप शुगर और वाटर वाली एग्जाम्पल, कुछ भी आप कॉमन एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। और अगर डिफरेंस आ जाए तो फिर आप उसमें ये डेफिनेशंस राइट करेंगे एंड डिफरेंस। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। अब वाटर बैलेंस प्रॉब्लम हमारे पास शो करेगी हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की फॉर्म में, यानी हम हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और उसके ज़रिए से हम वाटर बैलेंस प्रॉब्लम जो है उसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन हैव हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, विच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड हाइपोटोनिक। अब हमने पहले ही देख लिया कि हाइपोटोनिक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें रिलेटिवली लेस सोल्यूट होता है। सो व्हेन एन एनिमल सेल सच एज रेड ब्लड सेल्स इज प्लेस्ड इन अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द सेल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज द रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग सेल इज इक्वल टू द रेट एट विच इट इज मूविंग आउट। अब यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो ये डिस्कस किया गया कि अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो उनमें दे प्रिवेंट एक्सेसिव एंट्री ऑफ वाटर एंड इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट दे मस्ट हैव वेज टू प्रिवेंट। हाइपोटोनिक और एंड हाइपरटोनिक कंडीशन में वाटर का एंटर होना और वाटर का रिलीज होना जो है, ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये वेरी करती हैं कि किस सिचुएशन में क्या जो है वो बेटर रहेगा काम। तो अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करें, एनिमल सेल्स की हमने अभी बात की है, तो रेड ब्लड सेल्स इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सो वॉल्यूम जो है वो दोनों का सेम रहेगा। अब वॉल्यूम सेम क्यों रहेगा, आइसोटोनिक क्यों रहेगा? क्योंकि हमारे पास जो लेवल ऑफ वाटर है जो कि रिलीज़ हो रहा है और जो इंटर हो रहा है वो दोनों इक्वल रेट पे हो रहे हैं, यानी कि जो वॉल्यूम सेल का है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग सेल इज इक्वल टू इज रिमूविंग, यानी कि निकल hypotonic solution water enters and swells up and may rupture। अब अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये होगा जैसे ही वाटर एंटर करेगा सेल्स में, द सेल स्वेल्स, सेल बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ऑलरेडी कम थी, तो वाटर जो सॉल्वेंट है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो सेल में रप्चर लाइक एन ओवरफिल्ड बैलून, तो वो ओवरफिल्ड बैलून की तरह रप्चर हो जाएगा। आपके पास पेज नंबर 71 पे डायग्राम दिखाई गई, यहाँ पर एक रप्चर्ड सेल दिखाया गया है जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पे रखा गया है। सिमिलरली एन एनिमल सेल इज इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम देखें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अब उसके पास चूँकि सॉल्यूट ज़्यादा मिकदार में है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल लूज वाटर एंड विल श्रिंक इन साइज। अब वाटर लूज करेगा और श्रिंक हो जाएगा साइज में। सो इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट अगर फिर हम सॉल्वेंट कम था, सोल्यूट एक्सेस में था। अब सोल्यूट के एक्सेस में होने की वजह से वाटर जो है वो वाटर लूज होगा वहाँ से, यानी निकलेगा वहाँ से, एंड सेल विल श्रिंक। तो जैसे पानी निकलेगा वॉल्यूम कम हो जाएगा और सेल श्रिंक हो जाएगा। पेज नंबर 71 पे आपको दिखाया गया है एनिमल सेल की डायग्राम।
टर्जिड कर लेगा। जैसे कि अब यहाँ पर आपके पास फिगर 4.23 में दिखाया गया है इफेक्ट ऑफ टॉनिसिटी प्लांट सेल में। हाइपोटोनिक कंडीशन जो है उसमें आपने देखा कि वाटर कंटिन्यूसली सेल के अंदर दाखिल हो रहा है और उसके बाद उसके वैक्यूल में, तो यहाँ पर वैक्यूल टर्जिड हो जाएगा। अब